कंडीशन है वो देखिए जहां पीरियड सिर्फ 2 महीने रहता है, but where there is dispute regarding the payment of bonus pending before any authority same must be paid within a month, underline a month from the date on which award becomes enforceable or the settlement comes in operation in respect of the dispute mentioned under section 20. तो यहाँ पे dispute होना चाहिए, dispute under section 22 होना चाहिए। दूसरी बात कि यहाँ पे ऑथोरिटी का कोई एक ऑर्डर पास होगा जो अवार्ड के तौर पे मिलेगा, तो बेस्ड ऑन यानी कि बोनस इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑर्डर ऑफ एनी ऑथोरिटी, तो इट must be paid in 1 month of order, 1 month of order, ओके। तो एक ही महीने में आपको ये डिस्प्यूट का जो आपका कंक्लूजन आया, जो सेंटेंस आपको दिया गया, ऑर्डर पास किया गया, बट वो रिगार्ड्स टू द डिस्प्यूट होना चाहिए और डिस्प्यूट सेक्शन 22 की जो बताई हुई बातें हैं उनके रिगार्ड्स में होना चाहिए, देन ओनली इट इज एप्लीकेबल। अब देखिए आगे, अब आपके पास है सेक्शन नंबर 20, तो रिकवरी ऑफ बोनस ड्यू फ्रॉम एम्प्लॉयर, रिकवरी ऑफ बोनस ड्यू फ्रॉम एम्प्लॉयर। तो एम्प्लॉयर के पास से बोनस रिकवर कैसे करेंगे? तो रिकवर कब करने की बात आएगी? जब बोनस पे करने की लायबिलिटी उसकी फिक्स हो चुकी है पर वो बोनस पे नहीं कर रहा है या नहीं करना चाहता, नहीं कर सकता, तो वहां पे जाके आप क्या करोगे? बोनस की रिकवरी करोगे। आप नहीं करोगे, ऑथोरिटी करेगी, राइट। एम्प्लॉय को यहां पे कोई राइट नहीं है कि वो उसे जाके यानी कि कानून को अपने हाथ में ले, ओके। लीगल प्रोसीडिंग तो अथॉरिटी करती है। तो देखिए यहां पे सेक्शन 21, it may so happen that amount of bonus is due to the employee from his employer under a settlement or an award or the agreement and it is not paid. In such case, following procedure may be followed to recover the bonus. The employee may make an application for recovery of the amount due to him to the appropriate government. देखिए सबसे पहली बात यह है, ये जो बोनस है सेक्शन नंबर 21 का, लायबिलिटी कब आएगा? तो एम्प्लॉयर जो है इज लायबल टू पे बोनस। ये सबसे बेसिक बात है। किसी भी ऑर्डर के बेसिस पे या यूजुअल लायबिलिटी के बेसिस पे या किसी सेक्शन 8 या हमने जो देखा था आगे सेक्शन 10, 11, ये सारी सेक्शन के बेसिस पे उससे बोनस पे करने की लायबिलिटी फिक्स हुई है। अब क्या होगा? तो उसने बोनस पे नहीं किया बट नॉट पेड, अगर उसने पे नहीं किया तो आगे बात चलेगी कि आगे क्या होगा। तो नीचे के स्टेप्स आपको फॉलो करना है। सबसे पहला स्टेप ये बताया कि एम्प्लॉय क्या करेगा? कंप्लेन फाइल करेगा, एप्लीकेशन फाइल करेगा अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास कि मुझे अपने एम्प्लॉयर के पास से बोनस आप लाके दो। तो सबसे पहली बात आएगी कि फर्स्ट वन, application by employee to appropriate government, राइट। ये सबसे पहला स्टेप होगा। रिकवरी के लिए एप्लीकेशन जाएगी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास। सेकंड होगा एप्लीकेशन कैन बी मेड बाय एनी अदर पर्सन ऑथोराइज्ड बाय एम्प्लॉई इन राइटिंग टू एक्ट ऑन हिज बिहाफ। It can be made even by his assigning or else when employee is dead. तो देखिए कोई रिप्रेजेंटेटिव भी ये एप्लीकेशन कर सकता है। तो यहां पे पॉइंट नंबर 2 आपको बताया है, एप्लीकेशन कैन बी मेड बाय एनी अदर पर्सन। बस इतना ही मैं यहां पे लिख रहा हूं क्योंकि लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी हो सकता है और साथ में अगर कोई पर्सन यानी कि जो एम्प्लॉय उसकी डेथ हो गई हो तो उसका लीगल हेड या रिप्रेजेंटेटिव भी ये एप्लीकेशन कर सकता है। इट्स ओके। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, द एप्लीकेशन इज टू बी मेड विद इन 1 year फ्रॉम द डेट ऑन विच द मनी यानी कि बोनस बिकम्स ड्यू बट इट मे बी
entertain even after expiry of the said period of 1 year if appropriate government is satisfied that the applicant has had sufficient cause for not making application within the said period. देखिए 1 साल की बात है, within 1 year. तो within 1 year आपको एप्लीकेशन करनी है. तो पॉइंट नंबर 3 हमारे पास है, एप्लीकेशन must have to be filed or to be made within 1 year from date till date on which employer is liable to pay bonus. राइट? तो बोनस के पीरियड आपको बताए गए थे. यहां पे देखिए, यहाँ पे अवेलेबल हमारा सेक्शन नंबर 19, इसके अंदर आपको बताया कि आपको 8 महीने मिलेंगे, 2 साल भी मिल सकते हैं. तो वो पीरियड खत्म होने के 1 साल तक एम्प्लॉय खुद या फिर कोई अदर पर्सन जो कि उसका रिप्रेजेंटेटिव होगा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा, या फिर जो डेथ हो चुकी है उस एम्प्लॉय के लीगल एड्स भी हो सकते हैं या असाइनी भी हो सकता है. राइट? तो वो लोग एप्लीकेशन कर सकते हैं. नेक्स्ट है fourth point, on receipt of aforesaid application of recovery of bonus amount if appropriate government or such other authority as it may specify in this connection is satisfied that money is so due, it shall issue a certificate for that amount to the collector. देखिए यहाँ पे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट या फिर जो अथॉरिटी जिसे एप्लीकेशन दी गई है वो वेरीफाई करेंगे केस, और उसके बाद वो कलेक्टर को क्या करेंगे, इश्यू अ सर्टिफिकेट. उनको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, इश्यू किया जाएगा कि इतनी अमाउंट, ये जो कलेक्टर होते हैं ना एरिया के, उनके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करेंगे कि आप जाके उसके पास से कलेक्ट करके लाओ, क्योंकि इसमें लैंड रेवेन्यू की जितने चार्जेस लगेंगे. देखिए आगे नेक्स्ट है, तो रिसिप्ट ऑफ द अफोरसेड एप्लीकेशन ये हो गया. Thereupon the collector shall proceed to recover the same in the manner as an arrear of land revenue. देखिए, तो जो 5th पॉइंट है उसमें कलेक्टर एक्शन लेगा, एरिया कलेक्टर. तो वो एरिया कलेक्टर जैसे लैंड रेवेन्यू लेना है, उसी चार्जेस के बेसिस पे ये अमाउंट उस पर्टिकुलर एम्प्लॉयर के पास से कलेक्ट करके ले आएगा. राइट? आगे देखिए. So according to explanation to section 21, employee mentioned in section 21, 22, 23, 24, 25 includes person who is entitled to the payment of bonus under this act but who is no longer in employment. देखिए सेक्शन 21 के बारे में आपको ये बताया है, 21 से लेके 22, 23, 24 और 25 तक. एम्प्लॉई का मतलब क्या होगा? एम्प्लॉई का मतलब क्या होगा? तो एम्प्लॉय मीन्स employee includes, ये राउंड कर दीजिए प्लीज, employee includes a person who is entitled to the payment of bonus under this act but के ऊपर फिर से राउंड कर दीजिएगा, who is no longer in employment. यानी कि जो एम्प्लॉय कंटिन्यू है जॉब में, उनके लिए तो 21, 22, 23, 24, 25 है, बट जो एम्प्लॉय अपना एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेट करके या छोड़ के चले गए हैं और अभी भी उनका बोनस का अमाउंट एरियर है, पेंडिंग है, सो दे आर आल्सो कवर्ड और कंसीडर्ड और इंक्लूड अंडर द डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉय फॉर द सेक ऑफ 21, 2, 3, 4 एंड 5. सिंपल सी बात है. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन नंबर 17, 18, 19 एंड 20. राइट? नाउ सेक्शन नंबर 22, डिस्प्यूट. अभी हमने देखा था कि सेक्शन नंबर 19 की जब बात की थी तो 19 में ये बताया था कि आपको जो पीरियड अलाउड किया है उस पीरियड के लिए आपको 8 महीने मिलते हैं जिसमें आपको एम्प्लॉयर ने बोनस पे करना है, या तो फिर मान लीजिए कि कोई और डिस्प्यूट है और इस डिस्प्यूट के रिगार्ड्स में कोई अवार्ड डिक्लेयर किया गया है तो उसके ठीक 1 महीने में ये पेमेंट कर देना है. बट वो डिस्प्यूट किस प्रकार के होने चाहिए, तो वो डिस्प्यूट होने चाहिए फ्रेंड्स सेक्शन 22 के प्रकार. तो यहाँ पे देखिए 22 दिया है, डिस्प्यूट में अराइज बिटवीन एम्प्लॉयर एंड हिज एम्प्लॉय either regarding bonus payable under this act or regarding application of the act to an establishment in the public sector. सेक्शन 22 किसके लिए है? पब्लिक सेक्टर के लिए.
अब सच डिस्प्यूट शैल बी डीम्ड टू बी एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, यानी कि बोनस एक्ट के रिगार्ड्स में या उसकी एप्लीकेबिलिटी के रिगार्ड्स में अगर पब्लिक सेक्टर के किसी एस्टेब्लिशमेंट में ये डिस्प्यूट रहता है तो उसे हमें डिस्प्यूट कंसीडर करना है, और वो जो डिस्प्यूट कंसीडर होगा उसे हमें सेक्शन नंबर 22 के अंदर कंसीडर करना है। तो पब्लिक सेक्टर के केस में होगा क्या कि सच डिस्प्यूट शैल बी डीम्ड टू बी एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट विद इन द मीनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, यानी पब्लिक सेक्टर में बोनस एक्ट के लिए कोई डिस्प्यूट है या उसकी एप्लीकेबिलिटी को लेकर कोई डिस्प्यूट है तो उस डिस्प्यूट को हम क्या मानेंगे, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का ही डिस्प्यूट मानेंगे, और उसी तरह इसका प्रोसीडिंग चलेगा। आगे देखिए, or any corresponding law relating to the investigation and settlement of the industrial dispute in force in state and provision of that act, or as the case may be, such law shall, save as otherwise expressly provided, apply accordingly। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के सारे प्रोविजन यहाँ पे डीम्ड एप्लीकेबल हो जाएंगे, राइट, बट इट इज ओनली फॉर द सेक ऑफ व्हाट एस्टैब्लिशमेंट इन पब्लिक सेक्टर, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास है सेक्शन नंबर 23, तो प्रिजम्पशन अबाउट द एक्यूरेसी ऑफ बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द कॉर्पोरेशन एंड द कंपनी, सेक्शन नंबर 23। सो ऑथोरिटी टू प्रिज्यूम ऑडिटेड अकाउंट्स टू बी एक्यूरेट। देखिए प्रिज्यूम करना माने क्या, आपको अज्यूम करना है कि आपके ऑडिटेड अकाउंट जो है वो ओके है, राइट। तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग बिफोर एनी ट्रिब्यूनल और arbitrator under the Industrial Dispute Act or under any corresponding law relating to investigation and settlement of industrial dispute in force in state to which any dispute of the nature specified in section 22 has been referred, the balance sheet and profit and loss account of the employer being a corporate or company other than banking company duly audited by C&AG of India। देखिए C&AG क्यों बताया आपको, ये भी सोचने वाली बात है ना कि ऑडिट की बात है, ऑडिट की बात में आपको C&AG डायरेक्ट क्यों ले गए, तो आपने ऑडिट में ये सीखा था कि C&AG के पास ऑडिट की अथॉरिटी तभी होती है जब वो गवर्नमेंट कंपनी हो या पब्लिक सेक्टर यूनिट हो। तो पब्लिक सेक्टर यूनिट के रिगार्ड्स में ही तो सेक्शन 22 था, मैंने ऊपर ही आपको बताया। तो सेक्शन 22 जो पब्लिक सेक्टर यूनिट है उसके लिए ऑडिट किन्हें करना है, तो C&AG को करना है। तो C&AG के जो ऑडिटेड बुक्स ऑफ अकाउंट होंगे वही ऑडिटेड बुक्स ऑफ अकाउंट यानी कि बैलेंस शीट और P&L इस डिस्प्यूट के अंदर एविडेंस के लिए यूज किए जाएंगे, राइट। आगे देखिए, C&AG or by auditors duly qualified to act as auditor of the Companies Act section 226(1) of the Companies Act are produced before it, then the above mentioned authority may presume that those are accurate, यानी फिर वो जो authority होगी या ट्रिब्यूनल होगा या आर्बिट्रेटर होगा वो मान लेगा कि बुक्स ऑफ अकाउंट जो है वो करेक्ट है, एक्यूरेट है, राइट। आगे देखिए, आगे आपको बताया है कि yes presume not to be necessary for the corporation or company to prove the accuracy of such statement and particulars by the filing of affidavit or by any other mode, यानी कुछ भी करने की जरूरत नहीं, सिर्फ ऑडिटेड बुक्स ऑफ अकाउंट है तो वो एक्यूरेट है। Steps to find out accuracy, तो where if the state is satisfied that those statements are not accurate, it may take such steps as it thinks necessary to find out the accuracy thereof। यानी अगर मान लीजिए कि अगर कोई स्टेट या फिर जो अथॉरिटी है वो ये प्रूव कर देती है कि बुक्स ऑफ अकाउंट वेर नॉट एक्यूरेट, प्रूव करना पड़ेगा। सबसे पहली बात यह है कि दे मस्ट हैव टू प्रूव दैट बुक्स ऑफ अकाउंट आर नॉट एक्यूरेट। तो एक्यूरेसी फाइंड आउट करने के लिए या प्रूव करने के लिए या एक्यूरेट बनाने के लिए उन्हें जो नेसेसरी स्टेप्स लगेंगे वो ले सकते हैं। कौन से स्टेप दे हैड नॉट स्पेसिफाइड, बट वो अपनी थिंकिंग के अकॉर्डिंग में केस बाय केस देख के उनके स्टेप्स लेंगे। नेक्स्ट, क्लैरिफिकेशन बाय यूनियन, तो सिचुएशन में डीम्ड clarification relating to any item in the balance sheet or the profit and loss account in such a situation where trade union or the employees who are a party to the dispute may make an application to the authority requiring any clarification relating to any item in the balance sheet or P&L account from the employer, company or corporation. The authority shall then satisfy itself as to the necessary of such clarification. It shall direct corporation or the company to furnish such clarification। यानी अगर
ट्रेड यूनियन या एम्प्लॉय यूनियन जो कि इस केस के अंदर प्रोसीडिंग के अंदर पार्टी है, उन्हें बैलेंस शीट या पीएनएल के अंदर कोई एक अमाउंट या कोई एक अकाउंट मिलता है जिसके बारे में उन्हें क्लैरिफिकेशन चाहिए कि व्हाई इट इज देयर, सो ये अकाउंट इस तरह से क्यों रिफ्लेक्ट करता है और इसके अंदर कौन सी अमाउंट आपने डाली है या किस बेसिस पे यहाँ पे अकाउंट क्रिएट किया गया। तो ऐसा कोई भी क्लैरिफिकेशन अगर उन्हें चाहिए तो वो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को या फिर जो प्रोसीडिंग चल रहा है उस अथॉरिटी को, ट्रिब्यूनल को या फिर जो अपना आर्बिट्रेटर है उससे एक एप्लीकेशन देंगे और उस एप्लीकेशन के बेसिस पे वो एम्प्लॉयर या फिर कंपनी जो एस्टैब्लिशमेंट है या कॉर्पोरेशन है उन्हें ये बताएगा कि यू मस्ट हैव टू गिव अप्रोप्रिएट क्लैरिफिकेशन अबाउट दैट पर्टिकुलर आइटम। तो उन्हें उसका डिटेलिंग आपको देना पड़ेगा, राइट। आगे देखिए, तो आगे आपको बताया है कि सेक्शन नंबर 24 में ये बताते हैं कि ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग कंपनी नॉट बी क्वेश्चन। ऊपर क्या बताया था, अदर देन बैंकिंग कंपनी, यानी बैंकिंग कंपनी के अलावा अगर स्टेट ये प्रूव कर देता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट जो है वो एक्यूरेट नहीं है तो वो नेसेसरी स्टेप्स आपको ऑर्डर कर सकता है और आपको उसी अकाउंट्स को एक्यूरेट बनाने के लिए, एक्यूरेट प्रूव करने के लिए उन स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा जो कि उन्होंने बताया है। बट इन केस ऑफ बैंकिंग कंपनी उसकी एक्यूरेसी के ऊपर आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। ओके, तो देखिए बैंकिंग कंपनी के बारे में सेक्शन नंबर 24, वेयर एनी डिस्प्यूट ऑफ द नेचर स्पेसिफाइड इन 22 बिटवीन द एम्प्लॉयर being a banking company and its employee has been referred to the said authority under that section, and during the course of proceeding the accounts of banking company duly audited are produced before it, the said authority, underline कर दीजिए, shall not permit any trade union or employee to question the correctness of accounts, but देखिए अंडरलाइन कर दीजिए, not permitted any trade union or employee to question the correctness of accounts, but के ऊपर राउंड कीजिए, the trade union or employee may be permitted to obtain from the banking company such information as is necessary to for verifying the amount of bonus paid। यानी कि हाँ सिर्फ ये काम कर सकते हैं कि बोनस जो पे किया है उसके रिगार्ड्स में आपने क्या कैलकुलेशन किए थे, कौन से बेसिस पे आपने ये बोनस डिक्लेयर किया है, उनका बेस या उनका कैलकुलेशन मांग सकता है कौन, एम्प्लॉय या फिर ट्रेड यूनियन। अदरवाइज वो डिटेल करेक्टनेस के बारे में क्वेश्चन नहीं खड़ा कर सकते। आगे, provision shall not enable the trade union or the employee to obtain any information which the banking company is not compelled to furnish under 34A। अब ये भी देख लीजिए कि जो बैंकिंग कंपनी उनकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, तो इस केस के बेसिस पे, इस डिस्प्यूट को खड़ा करने के बेसिस पे अगर किसी एम्प्लॉय ने या ट्रेड यूनियन ने उस गुप्त माहिती को लेने की कोशिश की तो वो उन्हें नहीं प्रोवाइड की जाएगी। उनको सिर्फ और सिर्फ कौन सी इंफॉर्मेशन दी जाएगी जो कि उनके बोनस के कंप्यूटेशन के लिए जरूरी है, उतने ही रिस्पेक्ट में उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी, उससे ज्यादा इंफॉर्मेशन उन्हें प्रोवाइड नहीं की जा सकती। नेक्स्ट हमारे पास सेक्शन नंबर 25 है फ्रेंड्स, ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ एम्प्लॉयर्स नॉट बीइंग कॉर्पोरेशन और कंपनीज। देखिए कंपनीज एक्ट में क्या है, प्रोविजन है कि अकाउंट्स मस्ट हैव टू गेट ऑडिटेड। इनकम टैक्स एक्ट में भी बताया है कि उनको अपने अकाउंट्स ऑडिट करवाने ही पड़ेंगे, राइट। अब गवर्नमेंट कंपनीज है या फिर पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है तो उनके तो सीएडएजी के थ्रू ऑडिट होने ही वाला है। बट व्हाट अबाउट द एस्टैब्लिशमेंट व्हिच आर नॉट कॉर्पोरेशन और नॉट द कंपनीज, उनके लिए क्या करेंगे, तो उनके लिए देखिए क्या बात है सेक्शन 25 में, if the employer has any dispute relating to payment of bonus under this act or with respect of the applicability of the act to establishment in the public sector with his employee, and the accounts of such employer are audited by the auditor duly qualified as auditor under Companies Act 141 2013 Act के हिसाब से, and such accounts are produced before the authority, then provision 23 shall so far as may be applied to the accounts so audited। यानी कि अगर पब्लिक सेक्टर यूनिट है और उनका ऑडिट किया गया है तो उन्हें सेक्शन 23 जो हमने आगे देखी थी वो एप्लीकेबल होगी। अब देखिए नीचे का पैराग्राफ, but if the authority finds that accounts of such employer have not been audited by such auditor duly qualified under 141A or 141 of the 2013 Act, so if it thinks necessary to do so, ask the employer। अगर उन्हें लगता है कि जरूरी है तो वो क्या करेंगे, वो
एम्प्लॉयर को बताएंगे नेसेसरी टू डू सो, ask the employer to get its books of account audited within the stipulated time period। तो वहां पे एम्प्लॉयर को एक ऑर्डर पास किया जाएगा एक टाइम फ्रेम के साथ, और उस गिवन टाइम पीरियड के अंदर ऑडिटर जो एम्प्लॉयर है उन्हें ऑडिटर जो कि ड्यूली क्वालिफाइड ऑडिटर है उनके पास से बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट करवाने होंगे। सिंपल सी बात। आगे, thereupon the employer must get its accounts audited within a stipulated time। If employer fails to do so, then the said authority may get the accounts audited। अगर वो करवाने में फेल जाता है तो अथॉरिटी खुद उसका ऑडिट करवाएगी, और audited may get accounts audited by such auditor or auditors as it thinks fit, and the accounts thus audited whether by the employer or on his default by the authority shall fall within the provision of 23। यानी जैसे ही वो ऑडिट हो जाएंगे उसे इक्वल टू सेक्शन 23 मान लिया जाएगा। राइट, सो दिस आर द पॉइंट्स रिलेटेड टू द डिस्प्यूट एंड पेमेंट ऑफ बोनस लिमिटेशन वगैरह। तो ये सारे सेक्शन 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24 एंड 25 थे। ओके।